YouTube so that majority of the people can take benefit of this important discussion. नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम विवेक शर्मा है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम काम करते हैं कैंसर डोमेन में, और बहुत सारा अवेयरनेस, एक्सेस टू ट्रीटमेंट और एडवोकेसी हम करते हैं कैंसर पेशेंट्स के लिए विद द राइट स्टेक होल्डर्स। और हर महीने एक मीटिंग हम करते हैं वर्चुअली 15 तारीख को 15 बजे, यानी कि 15 तारीख को 3 बजे। और यहाँ हम बात करते हैं सेफ स्पेस की। जो स्पेस मीटिंग का जो नाम हमने देखा है उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। ये सेफ स्पेस है कैंसर पेशेंट्स के लिए, केयर गिवर के लिए। और ये एक ऐसी जगह जहाँ पे हम नॉलेज भी शेयर करते हैं, अपने सुख दुख बांटते हैं, और एक दूसरे से बात करते हैं, खुल के बात करते हैं बिना जज किए हुए। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर श्रीकांत बड़वे, जो कि एक यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत सीजन्ड और वेटरन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, और काफ़ी सारा काम सर ने करा है इन दी एरिया ऑफ यूरोलॉजी, यूरो ऑन्कोलॉजी। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की, वो है कैंसर इन मेन, मर्दों का या मेल्स का कैंसर। और सर जो है बताएंगे उन चीज़ों के बारे में, उन कैंसर्स के बारे में जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं या शायद अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। मैं मेडिकल टर्म में नहीं जाना चाहूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर साहब से टू टेक ओवर एंड शेयर हिज इनसाइट्स। सर नमस्कार, और बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ एक छुट्टी के दिन जुड़ने के लिए, इतना सारा काम होने के बावजूद। थैंक यू सर। सर प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट पे जी। यस। I'm unmuted. Now you यस। can hear me and you can see me also. एब्सोल्युटली सर। You can see me and you can hear me also. यस सर। Thank you very much. And first of all, I congratulate your organization for such a noble work which you are doing. And it is need of the hour. And with this, initially the only print media was there, electronic media was there, but now with this IT industry and these things, with this WhatsApp and YouTube, etc., this has become a mandatory necessity that such kind of lectures, such kind of awareness is put on these media vehicles, by virtue of which people can avail of the thing. Today, आज जो है, आज मैं एक मर्दों में जो, पुरुषों में जो एक कॉमन कैंसर है कि जिसकी ओर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जिसकी मात्रा अपने देश में, हिंदुस्तान में, अपने देश में, भारत में कई लास्ट कुछ सालों से बहुत ही बड़ी मात्रा में बढ़ गई है, तो उसके बारे में हम जरा सोचने वाले हैं। और वो है कार्सिनोमा प्रोस्टेट। बिकॉज आई नो कि आपने फीमेल्स के कैंसर के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, and बहुत कुछ आपके पहले प्रोग्राम्स हो चुके हैं। तो फीमेल्स में जो फीमेल हार्मोन रहता है, तो फीमेल हार्मोन डिपेंडेंट जो कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर है। वैसे मेल्स में जो मेल हार्मोन डिपेंडेंट जो कैंसर है उसको हम कहते हैं सीए प्रोस्टेट। तो आई थॉट कि सिंस आप सभी लोगों ने सीए ब्रेस्ट के बारे में काफी सुना है, तो उसकी जो खासियत है कि वो फीमेल हार्मोन्स के ऊपर डिपेंडेंट है, वैसे पुरुषों में जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसके ऊपर डिपेंडेंट जो कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर, उसके बाद में हम उसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। स्लाइड्स जा नहीं रहा है आगे, क्या हो गया? एक बार सर स्लाइड पे उसके ऊपर कर्सर लाके क्लिक करके फिर प्रोसीड कीजिए जी। यस। हाँ, हो गया, हो गया। जी। हाँ, सो दिस इज नॉर्मली, अभी प्रोस्टेट क्या चीज है वो बता रहा हूं मैं। ये जो है, ये अपना जो है, ये पेशाब की अपनी थैली है, उसके नीचे ये प्रोस्टेट ग्रंथि रहती है, और उसमें से अपनी पेशाब की नली बाहर निकलती है जिसमें से हम पेशाब करते हैं। अभी ये जो पेशाब की जो नली है, उसके दो, उसमें से दो चीजें आती है। एक तो हमको मालूम है हम उसमें से पेशाब करते हैं, और उसी समय हमें ये भी मालूम है कि उसी में से अपना जो वीर्य जो है, धातु जो है, वो वहां से निकलता है। और ये जो वीर्य है, उसमें जो बीज रहता है वो अपनी टेस्टिस, जो टेस्टिकल्स है, उसमें से आता है। और उसमें ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड उसमें उसको नरिश करने के लिए, बच्चा होने के लिए जो बीज रहते हैं उसको ताकत लाने के लिए जो सिक्रीशंस रहती है, वो ये प्रोस्टेट ग्लैंड से आती है। सो प्रोस्टेट ग्लैंड एसेंशियली, नॉर्मली इट वर्क्स इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द बॉडी।
सो दिस इज द प्रोस्टेट। उधर ऊपर ब्लैडर है और ये प्रोस्टेट है, उसके बीच में से अपनी मूत्र नलिका या यूरिथ्रा या यूरिनरी पैसेज निकलता है पेनिस में से। अभी प्रोस्टेट कैंसर के बारे में हम आज बात करने वाले थे, तो प्रोस्टेट कैंसर के बारे में अपने देश में और जनरल जो एटीट्यूड है, जब होगा तब देखा जाएगा। और जनरली ऐसा होता है, कब हुआ ये पता ही नहीं चला। दिस इज द यूजुअल स्टोरी। मतलब नो बडी, नो बडी थिंक्स ऑफ इट एंड सडनली वो आता है, और जब होता है तभी पता ही नहीं चलता है। उसके कुछ कारण है कि जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। मतलब उसके लिए कोई भी सिम्टम्स नहीं आता है, कुछ समझता नहीं, और अचानक से होता है, और तभी हमको पहली बार समझता है कि भाई हो गया। कब हुआ वो पता ही नहीं चला और आ जाता है। आज के घड़ी में अपने देश में 75% से भी ज्यादा जो लोग रहते हैं, पुरुष रहते हैं, जिनको प्रोस्टेट कैंसर होता है, वो उनको समझता है तभी वो एडवांस स्टेज में रहता है। आई रिपीट कि 75% ऑफ द मेन जो पुरुष है, जिनको प्रोस्टेट कैंसर होता है, वो एडवांस स्टेज में समझता है उनको। उनको अर्ली स्टेज में समझता ही नहीं है। मतलब वी आर लूजिंग, मतलब 75% पीपल फ्रॉम गेटिंग कंप्लीट क्योर ऑफ द कैंसर, कि जो होना चाहिए, बट वो होता नहीं है क्योंकि वो लेट समझता है। जब वो आते हैं तभी ये उनका जो है ना, बोन स्कैन जिसको बोलते हैं, ये है। मतलब जब जब पेशेंट आते हैं तभी उनकी बोन्स में वो फैला हुआ रहता है, जैसे स्पाइन में फैला हुआ रहता है। स्पाइन में गया है तो स्पाइन को उनको पेन शुरू हो जाता है। इनफैक्ट कभी कभी स्पाइन में फ्रैक्चर होता है, डिस्क ये हो जाती है, या हड्डियों में फैलता है, तो वो जो अपने लॉन्ग बोन्स है जिसके ऊपर हम बैठते हैं, पेल्विक बोन, और जो फीमर है, फ्रैक्चर फीमर आपने सुना होगा जो बुढ़ापे में होता है, वो होता है। और बाद में समझता है कि ये जो फ्रैक्चर हुआ है वो क्यों हुआ। तो जहां फ्रैक्चर हुआ है वहां प्रोस्टेट कैंसर का मेटास्टेसिस, प्रोस्टेट कैंसर फैला हुआ है। ये देखो, ये दूसरा एक्सरे है कि जिसमें ये अच्छी तरह से दिख रहा है कि ये जो दिख रहा है यहाँ, ये प्रोस्टेट कैंसर के वजह से ये जो बोन है वो खा चुका है प्रोस्टेट कैंसर। पहले जमाने में, पहले हम ऐसा सोचते थे कि अपना जो देश है, इंडिया, चाइना, जापान, ये जो सब देश है, ईस्टर्न कंट्रीज, उसमें प्रोस्टेट कैंसर का प्रिवेलेंस, प्रोस्टेट कैंसर का इंसिडेंस बहुत कम है। ये देखो, ये स्लाइड अगर हम देखेंगे तो इतना इतना उसमें क्लियर कट दिख रहा है कि यूएसए, कनाडा, स्वीडन, यूके, यहाँ का इंसिडेंस देखो पर 1 लाख पीपल, एंड जापान, चाइना, इंडिया, सिंगापुर, इधर का इंसिडेंस देखो। और हमें ऐसा जरूर लगेगा कि अरे ये तो क्या, मतलब ये कैंसर जो है अपने इंडिया के लिए ये बड़ा प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन अभी सिचुएशन क्या है, अभी पीपल हैव स्टार्टेड लिविंग लॉन्गर। अपना जो मेल्स है, उनका एवरेज जो एज है वो 66.28, ये मैं बात कर रहा हूँ 2007 की। अभी 2052 में और भी उसमें 4 साल बढ़ा लो तुम, तो पुरुष गांव में, शहर में, दोनों जगह में इफ यू सी, दे हैव स्टार्टेड लिविंग लॉन्गर। सो पहले जैसा रहा नहीं है। और ऐसा दिखाई दिया है कि कैंसर ऑफ द प्रोस्टेट वाज द थर्ड लीडिंग साइट इन दिल्ली and amongst the leading cities in Bangalore, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता एंड पुणे। यह अपने देश में, अपने यहाँ किया हुआ स्टडी है, कि हिंदुस्तान में किया हुआ स्टडी है, अपने देश में किया हुआ स्टडी है, कि ये सभी शहरों में, बंगलोर, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, पुणे, दिल्ली, ये सभी जगह में बड़ी मात्रा में प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट अभी दिखाई देने लगे हैं। अभी मैंने जो पहले बताया था कि कैंसर प्रोस्टेट के बारे में, मैं ऐसा कहता हूं कि कैंसर प्रोस्टेट पोजेस ए प्रॉब्लम। कैंसर प्रोस्टेट आपको कहता है कैच मी इफ यू कैन, मतलब मेरे को ढूंढ के निकालो। एंड हाउ कैन वी कैच इट, बिकॉज मैंने पहले ही सेंटेंस बोला है कि प्रोस्टेट कैंसर की स्टोरी ऐसी है कि कब हुआ, कभी हुआ, कैसे हुआ, कभी हुआ, पता ही नहीं चला, और समझा कि प्रोस्टेट कैंसर जो मिला वो मिला तभी वो एडवांस डिसीज है, कहीं कहीं फैला हुआ है। तो उसको कैसे पकड़ा जाए कि जब वो उसकी ट्रीटमेंट अच्छी तरह से, पूरी ट्रीटमेंट कैंसर की, कंप्लीट ट्रीटमेंट, कंप्लीट क्योर की ट्रीटमेंट हो सकती है। तो उसके लिए अभी जो समाज में, अपने सभी लोगों में जो एक लैक ऑफ अवेयरनेस है, हमारी आंखें बंद है, तो देयर हैज टू बी अवेयरनेस एंड वी मस्ट ओपन आवर आईज एंड
लुक फॉर इट। तो कहूंगा कैच मी इफ यू कैन। ये प्रोस्टेट कैंसर जो कह रहा है कि मुझे पकड़ के दिखाओ जल्दी, तो उसके लिए जो उत्तर है ये है अवेयरनेस। अवेयरनेस के हम लोग उसको पकड़ना चाहेंगे, टाइमली पकड़ना चाहिए। तो कैसे पकड़ेंगे? बिकॉज सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ प्रोस्टेट, प्रोस्टेट कैंसर हुआ है, ये समझने के लिए क्या हो सकता है? तो सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे समझेगा हमको कि प्रोस्टेट कैंसर हुआ है? तो उसके बारे में सबसे बड़ी चीज यह है कि ऑफ ऑल द पेशेंट्स ऑफ यूरिनरी सिम्टम्स, क्योंकि मैं हमने तो देखा ये पेशाब के वास्ते में है, ये पेशाब से निगडित और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से निगडित ग्लैंड है, और उसके साथ ये जुड़ती है। तो यूरिनरी सिम्टम्स जो है उसमें ऑफ ऑल द पेशेंट्स विद प्रोस्टेट कैंसर, urinary symptoms may be present in only 20% of the patients। 80% पेशेंट्स को प्रोस्टेट कैंसर जब भी रहता है अर्ली स्टेज में, तभी उनको कोई भी सिम्टम्स नहीं रहती है। सो आज का ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि अर्ली स्टेज में जब प्रोस्टेट कैंसर कैन बी कंप्लीटली क्योर्ड, जो उसकी पूरी ट्रीटमेंट हो सकती है, वो अर्ली स्टेज में 80% जो पेशेंट रहेंगे उनको कुछ भी सिम्टम्स नहीं रहता है। मतलब देर इज नो वे टू नो फॉर द पेशेंट कि उनको प्रोस्टेट कैंसर है, क्योंकि उनको कोई तकलीफ ही नहीं है 80% लोगों को। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? तो ओनली वे इज वी हैव टू लुक फॉर इट, वी हैव टू कैच इट, वी हैव टू फाइंड इट आउट। हमको वो ढूंढना पड़ेगा, हमको वो देखना पड़ेगा, और उसके लिए हमें कुछ खास चीजें करनी पड़ेगी। और वो क्या है? तो वो चीजें है, उसको हम कहेंगे स्क्रीनिंग। हमको वी हैव टू लुक फॉर इट, हमको वो ढूंढना चाहिए, हमको उसके लिए खुद जाके देखना चाहिए कि मुझे प्रोस्टेट कैंसर है क्या। वो हमको कोई सिम्टम्स देने वाला नहीं है। तो उसमें हम क्या कहते हैं कि साल में एक बार, वंस ईयर, दो चीजें करनी है। एक जो है उसको बोलते हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन करके एक टेस्ट रहती है, खून की टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, वो करनी चाहिए। और दूसरा डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, उसको हम डीआरई बोलते हैं, जो यूरोलॉजिस्ट करते हैं। सो ध्यान में रखिएगा कि आफ्टर द एज ऑफ 50 ये पीएसए और डीआरई करनी चाहिए, तो ही वो अर्ली स्टेज में मिलेगी। अदरवाइज यू विल बी फेस्ड विथ प्रोस्टेट कैंसर जब वो फैला हुआ है, जब उसकी ट्रीटमेंट डिफिकल्ट है, जब उसकी कंप्लीट क्योर की पॉसिबिलिटी की ट्रीटमेंट कम हो जाएगी। व्हाट इज पीएसए? पीएसए एक ब्लड टेस्ट है जिसको हम कहते हैं ना ट्यूमर मार्कर्स। आपने सुना होगा बहुत सारे कैंसर में कोई ब्लड टेस्ट रहती है या कोई ऐसी स्पेशल टेस्ट रहती है जिससे हम हमें उसकी उसका सस्पिशन होता है और आगे के हम टेस्ट बढ़ाते जाते हैं, करते जाते हैं। तो ये जो है ये ब्लड टेस्ट है, सिंपल ब्लड टेस्ट है, जिसके लिए फास्टिंग की भी जरूरत नहीं है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि अगर आप साल में एक बार यूरोलॉजिस्ट को मिलने के लिए जाओगे तो पीएसए करके के जाओगे तो भी चलेगा, या तो फिर यूरोलॉजिस्ट को मिलोगे तो यूरोलॉजिस्ट ने भी वो जो तुमको एग्जामिन करने के बाद इमीडिएटली ही कैन सेंड इट फॉर दिस वन पीएसए टेस्टिंग दैट ब्लड, बिकॉज यू डोंट रिक्वायर इवन फास्टिंग फॉर डूइंग पीएसए। अभी पीएसए, ये पीएसए के बारे में अगर हम देखेंगे तो उसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 0 to 4 नैनोग्राम रहती है, और यू विल बी सरप्राइज बिटवीन 4 to 10, more than 70% patient will have proved this one prostate cancer in biopsy. That means the incidence is, once the PSA is high, incidence is pretty high. Once it reaches 20-50, the risk of फैला हुआ प्रोस्टेट कैंसर ऑलमोस्ट 70% होता है। वापस बताता हूं मैं, 0 to 4 इज नॉर्मल, एंड 4 to 10 के बीच में हम कहते हैं कि भाई प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना है, ढूंढना पड़ेगा। और उस समय ये जो प्रोस्टेट कैंसर है वो ट्रीटेबल है, कंप्लीटली क्यूरेबल है, वो कन्फाइंड है, वो फैला हुआ नहीं है। और एक बार वो 10 के बाद 20 या 20-50 के आसपास चला गया तो मेजॉरिटी ऑफ देम विल हैव फैला हुआ, जो बोन्स में, नोड्स में, ऐसा इट बिकम्स अ मेटास्टेटिक डिसीज, वो फैल गया होता रहता है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएसए। अभी ये जो स्लाइड है इसमें बहुत ही गौर से आप देखोगे तो 1987 के आसपास पीएसए आया,
और एकदम अच्छी तरह से देखिए आप कि जब पीएसए आने के पहले ये जो है, उस समय ये जो ब्लू है वो एडवांस प्रोस्टेट है, और अर्ली प्रोस्टेट कैंसर जो है ये ग्रीन है। और आप देखोगे तो वो जमाने में, उस समय, मोस्ट ऑफ देम वेर डायग्नोज्ड लेट, एंड अर्ली डायग्नोसिस वाज वेरी 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 पुअर, मतलब बहुत ही कम था। और ये 2001 के अमेरिका की फिगर्स है, जिसमें आप देखोगे कि अमेरिका में कितनी बड़ी मात्रा में अर्ली स्टेज में प्रोस्टेट कैंसर का डायग्नोसिस हो रहा है, और एडवांस स्टेज वाले फैला हुआ प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट्स कितने मिनिस्क्यूल है। ये ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने बीएसए की टेस्टिंग करना शुरू किया। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोस्टेट, एंड उतना बीएसए जो टेस्टिंग है वो इतना इम्पोर्टेंट है। और दूसरा जो मैंने कहा है उसको बोलते हैं डीआरई, दैट इज नोन एज डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। मतलब अपना जो गुदद्वार द्वार है, जो संडास की जगह है, एनस है, एनल सिंक्टर में से हम उंगली डालते हैं। एक उंगली जो है, जिसमें कुछ एक्सपीरियंस्ड हैंड की जो उंगली है, यूरोलॉजिस्ट की, यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट की, वो उससे वो प्रोस्टेट को फील करता है। और प्रोस्टेट का जो फील है वो देखता है, उसमें कोई नोडुल है क्या, उसमें फर्मनेस है क्या, हार्डनेस है क्या, ये सब देख के उसको अंदाजा आता है। तो दीज आर द टू थिंग्स विच वी नीड टू डू टू फाइंड आउट, एंड देन आफ्टर दीज टू थिंग्स वी डिसाइड अबाउट द डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। अभी मैंने, हम लोग लेक्चर की शुरुआत से कह रहे हैं कि पुरुषों का ये हार्मोन डिपेंडेंट प्रोस्टेट कैंसर ये पुरुषों में होता है, और औरतों में हार्मोन के ऊपर डिपेंडेंट, फीमेल हार्मोन के ऊपर डिपेंडेंट ब्रेस्ट कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में क्या है, उसमें ऐसा है कि ब्रेस्ट की सेल्फ एग्जामिनेशन हम लेडी को सिखा सकते हैं। वो खुद एवरी डे स्नान करते समय वो खुद की ब्रेस्ट फील कर सकती है। जो लेडी रहती है उसका पार्टनर वो जो है ब्रेस्ट फील कर सकता है। लेकिन सेम चीज जो पुरुषों के प्रोस्टेट कैंसर के लिए अगर देखा जाए, तो खुद की प्रोस्टेट पीआर एग्जामिनेशन तो कोई करता नहीं है, उसको मालूम नहीं है, और इट इज नॉट पॉसिबल ऑल्सो। दैट मीन्स दैट इज द एडवांटेज फॉर फीमेल्स की फीमेल हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर जो है ब्रेस्ट कैंसर, उसके लिए वो खुद ही खुद डिसाइड कर सकती है, खुद ही देख सकती है। और इसके लिए यू हैव नो चॉइस, हमें चॉइस नहीं है, हमको जाके प्रोस्टेट कैंसर के लिए यूरोलॉजिस्ट को दिखाना जरूरी होता है। तो अभी हमने डिस्कस किया ये पीएसए और डीआरई, ये दो चीजें करनी है। अगर दोनों नॉर्मल आ गई तो फिर ऑब्वियसली आफ्टर द एज ऑफ 50 यू डू इट वंस ए ईयर, एंड इफ दोनों नॉर्मल आ गए तो यू गो फॉर एनुअल स्क्रीनिंग, एवरी ईयर वो करना चाहिए। अगर उसमें से एक एबनॉर्मल आ गया, पीएसए हाई है और पीएसए इज नॉर्मल, बट रेक्टल एग्जामिनेशन में जो पीआर एग्जाम डीआरई में है उसमें हार्ड नोड्यूल लग रहा है, दोनों में से एक भी एबनॉर्मल रहेगा, तो भी हम लोग, कोई भी एक एबनॉर्मल रहेगा तो भी प्रोस्टेट की हम फिर आगे जाके बायोप्सी करते हैं। फिर बायोप्सी एबनॉर्मल आने के बाद आगे की जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट के बारे में प्लानिंग शुरू हो जाती है। सो बेसिकली एवरी ईयर पीएसए डीआरई करनी चाहिए, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट वी डू इट। नाउ हाउ डज इट वन डू बायोप्सी? बायोप्सी के लिए, ये जो बायोप्सी रहती है प्रोस्टेट कैंसर की, मैंने जैसे बताया, हम संडास के रास्ते से उंगली डाल के प्रोस्टेट को फील कर सकते हैं। तो उसी रास्ते से सोनोग्राफी का जो प्रोब है वो जाता है। आपने सुना होगा जैसे औरतों में ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी होती है, वैसे हमारे इसमें ट्रांस रेक्टल सोनोग्राफी भी होती है। और जो संडास की जगह है, एनल स्फिंक्टर है, उसमें से प्रोब अंदर जाता है और वो प्रोस्टेट को देखता है, और उसमें से फिर एग्जैक्टली टारगेट ओरिएंटेड एक एक कहीं से बायोप्सी हम लेते हैं। और वो बायोप्सी को हम कहते हैं मैप्ड बायोप्सी, मैपिंग करते हैं। जैसे वो प्रोस्टेट दिखाई दिया, तो प्रोस्टेट के दो लोब्स रहते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। तो राइट लोब का, लेफ्ट लोब का, बेस ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, एपेक्स ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, राइट ऑफ द एपेक्स ग्लैंड, सेंटर ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, ऐसा मैपिंग करके उसकी बायोप्सी की जाती है। और फिर जो बायोप्सी आती है, उसके बाद बायोप्सी अगर पॉजिटिव आई तो फिर आगे की टेस्ट हम की जाती है कि जिसमें हम
उसका स्टेजिंग करते हैं और ग्रेडिंग करते हैं। स्टेजिंग मतलब क्या करते हैं कि फैला हुआ है क्या देखते हैं। और फिर उसके लिए आपने सुना होगा कि बहुत सारे कैंसर में जो कॉमनेस्ट जो टेस्ट है वो है, लोग सब जानते हैं, जो कॉमन टेस्ट है वो है, लोग सीटी स्कैन करते हैं। और ये जो सीटी स्कैन है प्रोस्टेट कैंसर के लिए, जो सीटी स्कैन किया जाता है वो बहुत स्पेसिफिक स्कैन है, जिसको हम कहते हैं पीएसएमए पेट सिटी। बाकी सभी कैंसर में आपको बहुत कॉमन मैन को मालूम है कि कैंसर डायग्नोज हो गया मतलब पेट स्कैन करने का, कि फैला हुआ है क्या देखने के लिए। बट ये जो प्रोस्टेट कैंसर के लिए जो पेट कर स्कैन करते हैं वो जरा एक स्पेशल स्कैन रहता है, जिसको हम कहते हैं पीएसएमए पेट स्कैन। एंड देन पीएसएमए पेट स्कैन गिव्स अस द आइडिया वेदर इट इज ओनली कन्फाइंड इन द ऑर्गन और इट इज स्प्रेड टू वेरियस प्लेसेस। और प्रोस्टेट कैंसर जो है वो कहाँ स्प्रेड होता है, तो सबसे कॉमन मैंने कहा वैसे वो हड्डियों में फैलता है और नोड्स में फैलता है। जो जैसे हम जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर है तो उसमें जो अपना जो काख है, जिसमें हम कहते हैं कि हाथ के नीचे ऐसा उधर जो नोड्स आते हैं, वैसे प्रोस्टेट कैंसर में भी अंदर नोड्स बढ़ते हैं। और वो नोड्स बढ़ने की वजह से फिर एडवांस डिसीज में पैर के ऊपर सूजन आना, पेशाब के रास्ते से खून आना, फिर जो हड्डियों में फैला होगा तो हड्डियों में बैक पेन होना, फिर जो बैठने के अपने जो पेल्विक गर्डल है जिसके ऊपर हम बैठते हैं उसमें पेन होना, बड़े बड़े जो बोन्स है बैठने के चलने के जो बोन्स है जिसको हम फीमर फ्रैक्चर, फीमर में मेटास्टेसिस, और उसके वजह से सब सिम्टम्स शुरू होते हैं। तो let us hope that we have diagnosed it early, that is in early stage। तो अर्ली स्टेज में फिर हम उसके लिए उसकी रेडिकल ट्रीटमेंट, कंप्लीट क्योर की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और उसमें सर्जरी होती है, फिर कंप्लीट क्योर का रेडिएशन भी अवेलेबल है जिसको लाइट थेरेपी बोलते हैं, ये लाइट्स भी दिया जाता है। और फिर इसी समय अगर वो एडवांस डिसीज रहेगा तो फिर जैसे हम पहले से बार बार कहते आ गए कि ये प्रोस्टेट कैंसर ये हार्मोन डिपेंडेंट है, टेस्टोस्टेरोन डिपेंडेंट है। ये जो टेस्टोस्टेरोन जो शरीर में रहता है वो उसका खाद है, वो उसका ऑक्सीजन है। तो शरीर में से हम अगर टेस्टोस्टेरोन निकाल देंगे तो ये जो प्रोस्टेट कैंसर है उसकी ग्रोथ नहीं होती है, वो फैलता नहीं है। जिधर फैला है उधर उसका कंट्रोल आ जाता है। और इसलिए फिर वो जिसको हम कहते हैं एंड्रोजन जो मेल हार्मोन है उसका डिप्राइवेशन थेरेपी दी जाती है। और ये एंड्रोजन डिप्राइवेशन थेरेपी कभी कभी कोई कोई जो पेशेंट रहते हैं कि जिनको प्रोस्टेट कैंसर का डायग्नोसिस हुआ, वो भले लोकलाइज्ड रहेगा तो भी अगर वो पेशेंट बड़ी सर्जरी के लिए उसको फिटनेस नहीं है, रेडिएशन नहीं दे सकते हैं, तो भी इवन एट अ वेरी लेट स्टेज इन द लाइफ, इवन इफ यू गिव एंड्रोजन डिप्राइवेशन, दे हैव अ वेरी कंफर्टेबल गुड लाइफ। बट आवर एम इज टू डायग्नोज इट अर्ली। अभी सर्जरी में मैं हमेशा कहता हूं वैसे कि अगर आपको दिल्ली जाना है तो आप इससे जा सकते हैं राजधानी एक्सप्रेस से। दैट मीन्स हम लोग कहेंगे कि ये रेडिकल जो सर्जरी है वो ओपन सर्जरी कर सकते हैं, जैसे काट के ओपन सर्जरी हो सकती है। आपके पास थोड़ा आप खर्चा करने के लिए तैयार है तो वही प्लेन से जा सकते हैं, तो उसमें हम लोग ऐसा कहेंगे कि लेप्रोस्कोपिकली ये हो सकता है। और उससे भी ज्यादा अगर हम खर्चा करने के लिए तैयार है तो ये रोबोटिक प्रोस्टेटेक्टोमी रोबोट से भी होती है। और एक जमाना था कि अपने यहाँ रोबोटिक सर्जरी बहुत अनकॉमन थी, बट अभी इंडिया में सभी 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 मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, सभी शहरों में रोबोट आ चुका है। और रोबोटिक सर्जरी करने वाले सर्जन्स भी अभी बड़ी मात्रा में अभी अवेलेबल है सभी जगह में। अभी उसके बारे में एक जो है वो ध्यान में रखना चाहिए कि कंपैरेटिव रिजल्ट्स ऑफ सर्जिकल ऑप्शंस, मतलब ओपन सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी, इसके बारे में एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि जो सर्जरी की जाती है वो कैंसर की जो प्रिंसिपल्स है वो प्रिंसिपल्स अगर मद्देनजर रखते हुए अच्छी तरह से किया, एक्सट्रीमली वेल डन प्रिंसिपल जो कैंसर के सर्जरी के है वो फॉलो करके किया हुआ ओपन सर्जरी कैन बी मच मच बेटर देन अ रोबोटिक सर्जरी विच इज नॉट डन वेल बाय इनएक्सपीरियंस सर्जन। इसको एक्सपीरियंस नहीं और रोबोटिक सर्जरी खराब किया है तो उससे फिर वो एकदम अच्छी तरह से किया हुआ ओपन सर्जरी भी अच्छी रहती है। तो बेसिकली
तीनों के जो रिजल्ट्स है वो ऑलमोस्ट सेम है। ऑब्वियसली एडवांटेजेस रोबोटिक सर्जरी के ज्यादा ज्यादा रहेंगे ओपन सर्जरी से, और ऑब्वियसली इफ इट इज पॉसिबल वन शुड गो फॉर इट। बट if the robotic surgery is not available, or if one cannot afford it, and you go to a place like corporation hospital, municipal hospital, government hospital, even if somebody does a open surgery, the results of both will be same. एंड आज भी जैसे हमने कहा था कि नॉन ऑर्गन कन्फाइंड डिसीज अगर वो फैला हुआ ध्यान में आया, तो भी एक जमाना था कि हमारे पास जो टेस्टिकुलर, मतलब मैंने टेस्टेस्टेरोन डिपेंडेंट मैलिग्नेंसी होने की वजह से टेस्टेस्टेरोन शरीर में से हमने अगर निकाला तो काफी कंफर्टेबल लाइफ उनको मिलता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो वापस फैलता है, वापस सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। और सिचुएशन ऐसी थी आज से 10 साल पहले, 8-10 साल पहले, कि बहुत ही कम ट्रीटमेंट अवेलेबल थी। लेकिन अभी ग्रेजुअली देर आर लॉट ऑफ मेडिसिन विच हैव कम, लॉट ऑफ एडवांसेस हैव अकर्ड। पहले जमाने में मेटास्टेटिक डिसीज हो गया, फैल गया अगर प्रोस्टेट कैंसर, लोकलाइज डिसीज नहीं है। लोकलाइज डिसीज में सीधी बात है कि हम अच्छी तरह से सर्जरी करेंगे, अच्छी तरह से अगर प्रॉपर क्यूरेटिव रेडिएशन दे देंगे तो कंप्लीट क्योर इज पॉसिबल। बट इन एडवांस डिसीज और मेटास्टेटिक डिसीज ऑल्सो नंबर ऑफ मेडिसिन आर अवेलेबल। जैसे पुराने जमाने में नहीं थी, आजकल अच्छी केमोथेरेपी अवेलेबल है। प्रोस्टेट कैंसर की जो केमोथेरेपी है वो बहुत टॉक्सिक नहीं है। जो केमोथेरेपी के बारे में हम सुनते हैं कि पूरे बाल झड़ जाते हैं, पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो जाती है, केमोथेरेपी की वजह से बाकी की इन्फेक्शंस होती है और बहुत कुछ केयर लेनी पड़ती है, तो प्रोस्टेट कैंसर की केमोथेरेपी बाय एंड लार्ज जो पेशेंट्स रहते हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से टॉलरेट करते हैं। उसी प्रकार से जैसे हर एक कैंसर में हल्ली आजकल आपने सुना होगा कि हर कैंसर में टारगेटेड थेरेपी करके एक नई थेरेपी अवेलेबल है, तो प्रोस्टेट कैंसर में टारगेटेड थेरेपी भी अवेलेबल है। एंड इवन इन मेटास्टेटिक प्रोस्टेट कैंसर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। अच्छी तरह से उसको कंट्रोल में रख सकते हैं एंड पेशेंट कैन हैव अ वेरी गुड कंफर्टेबल लाइफ। सो टेक होम मैसेज इज, प्रोस्टेट कैंसर जो पहले प्रॉबेबली हमको लगता था कि अपने देश में वो ज्यादा कॉमन नहीं है, तो वैसा नहीं है। उसका इंसिडेंस एजिंग पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, उम्र बढ़ने की वजह से मोर एंड मोर नंबर ऑफ पेशेंट्स वी आर सीइंग, एंड हमारा उसकी ओर अर्ली डायग्नोसिस की ओर ध्यान नहीं है। इसके वजह से एडवांस डिसीज में हमारे जो पेशेंट्स है वो हमको मिलते हैं। रिकमेंडेशन क्या है तो आफ्टर द एज ऑफ 50 द इंसिडेंस राइजेस। सो आफ्टर द एज ऑफ 50 देयर शुड बी once a year screening by everybody, and that screening consists of two tests. One is PSA, that is blood test, and second one is DRE by a experienced urologist. क्यों? क्योंकि सिम्टोमेटिक प्रोस्टेट कैंसर आर जनरली एडवांस डिसीज। सिम्टम्स आ गए मतलब ये फैला हुआ कैंसर है। क्योंकि अर्ली स्टेज में ऑर्गन कन्फाइंड डिसीज की जो कंप्लीटली क्यूरेबल है उसमें देर आर नो सिम्टम्स एट ऑल। So to find out if the prostate cancer is there in early stage, you have to look for it, you have to do test for it, and you are not going to have any symptoms. And once you know that there is a prostate cancer, then a good treatment is available, and that treatment consists of complete removal of the prostate or radiation therapy. So, coming to the end of our discussion, there are few myths about prostate cancer that we will discuss. इसमें थोड़े से मैंने जो अभी लेक्चर में कवर किए वही पॉइंट्स आने वाले हैं, लेकिन वो वापस एक बार रीइटरेट करने के लिए, उसका इंपॉर्टेंस समझने के लिए मैं वापस बता रहा हूँ। व्हाट इज द मिथ एंड व्हाट इज द फैक्ट? मिथ इज प्रोस्टेट कैंसर इज अनकॉमन इन इंडिया। तो उसका फैक्ट क्या है? जैसे मैंने बताया कि इट इज वन ऑफ द लीडिंग साइट ऑफ कैंसर इन द मेल्स नाउअडेज इन अपने देश में। और ये प्रूव हुआ है कि जैसे दिल्ली, कलकत्ता, पुणे, तिरुवनंतपुरम, ऐसे सब अलग अलग शहरों में, बम्बई में, बेंगलुरु में, स्टैटिस्टिक्स हैव शोन दैट prostate cancer is rising and more than 50% are diagnosed in advanced stage. So it is a myth that it is uncommon in our अपने देश में।
दूसरा जो मिथ है कि वो है कि इट ऑकर्स ओनली इन एल्डरली मेन। तो टू सम एक्सटेंट इट इज ट्रू, क्योंकि आफ्टर 65%, 70% ऑफ द पेशेंट्स आर बियॉन्ड द एज ऑफ 65। बट रिमेंबर वन थिंग, उसका 70% अगर लेट एज में आते हैं तो उसका मतलब ही ऐसा है कि 25-30% ऑफ द पेशेंट्स आर फाउंड इन अर्ली स्टेज। एंड दोज हु हैव फैमिली हिस्ट्री, कि फैमिली में पिताजी को प्रोस्टेट का कैंसर था, अंकल को प्रोस्टेट का कैंसर था, कजिन ब्रदर को प्रोस्टेट का कैंसर था, लड़के को प्रोस्टेट का कैंसर था, तो ऐसे जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में जिनको, जो फैमिली में प्रोस्टेट कैंसर है, उनको इसके बारे में ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। उनका जो स्क्रीनिंग है पीएसए का और यूरोलॉजिस्ट को हर साल मिलने का, दे शुड स्टार्ट एट द एज ऑफ 45 ओनली। अर्ली स्टेज में ये शुरू करना चाहिए। सो myth is it occurs only in elderly men. No, it can occur in early stage also. And फैमिली हिस्ट्री जिनकी पॉजिटिव है उनको और भी अर्ली एज में उसके बारे में हमको ढूंढना चाहिए। और एक मिथ है कि हाई पीएसए मींस प्रोस्टेट कैंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जनरल हेल्थ चेकअप हम लोग जब करते हैं तभी उसमें बहुत सारे लैब्स ने पीएसए उसमें इंक्लूडेड रहता है। पीएसए आपको करके मिलता है, और वो पीएसए में थोड़ा सा पीएसए कम ज्यादा हो गया तो पीपल बिकम पैनिकी, और जब वो हमको मिलने के लिए आते हैं तभी वो ऑलरेडी रोते हुए रहते हैं, ट्रिमेंडस टेंशन में रहते हैं। तो इट इज नॉट ट्रू। हर टाइम पीएसए हाई आ गया मतलब प्रोस्टेट कैंसर है, ऐसा समझने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा अगर प्रोस्टेट ग्लैंड रहेगा तो उसमें वो फॉल्स हाई रहता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रहेगा, प्रोस्टेट में सूजन रहेगी तो भी वो बढ़ता है। सो विदाउट हैविंग टेंशन, प्रोस्टेट का पीएसए का रिपोर्ट आ गया, बॉर्डर लाइन हाई रहेगा, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का है। पहले जाके यूरोलॉजिस्ट को मिलने का है, एंड देन ही विल डू द नीडफुल, ही विल फाइंड आउट वेदर देर इज अ रियली प्रोस्टेट कैंसर। देर आर वेरियस टेस्ट उसमें, जैसे कि बायोप्सी बोला है, लेकिन आजकल तो बायोप्सी के पहले भी एक एमआरआई की टेस्ट रहती है, स्पेशल टेस्ट, उसको बोलते हैं मल्टी पैरामीट्रिक एमआरआई। एंड वो काफी डायग्नोस्टिक्स है, मतलब उसमें एक अच्छा खासा सर्टेनिटी रहती है प्रोस्टेट कैंसर है कि नहीं ये समझने की, और वो करके लेते हैं। दूसरा एक मिथ है कि समझने के बाद एमपी में एमआरआई आ गया तो हम लोग कहते हैं कि अभी प्रोस्टेट कैंसर का शक है तो हमको बायोप्सी करनी पड़ेगी क्योंकि पीएसए हाई है। या तो फिर जो मैंने बोला, एमआरआई जो स्पेशल एमआरआई है उसमें दिख रहा है तो हम बायोप्सी करेंगे। तो सबसे पहले पेशेंट्स कहते हैं कि बायोप्सी करेंगे, अरे बाप रे फिर तो वो कैंसर स्प्रेड हो जाएगा, तो तुम पूरा हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड ही निकाल दो। तो इट इज बिग नो, क्योंकि बायोप्सी गिव्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, बायोप्सी गिव्स ग्रेडिंग ऑफ दैट प्रोस्टेट कैंसर, कि उसकी ग्रेड क्या है, और उसके हिसाब से उसकी जो ट्रीटमेंट है वो की जाती है। एंड बायोप्सी के बाद ही प्रूव होता है कि वेदर प्रोस्टेट कैंसर इज देयर और नॉट। एंड बायोप्सी जो है वो सोनोग्राफी गाइडेड बायोप्सी होती है। बायोप्सी विल नेवर 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 spread the prostate cancer. It is mandatory for planning your further treatment. दूसरा एक मिथ है कि मेनी पेशेंट्स डाई विथ प्रोस्टेट कैंसर रादर देन बिकॉज ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। दैट मीन्स प्रोस्टेट कैंसर हैज गॉट वेरी लिटिल इम्पैक्ट ऑन द पेशेंट, मतलब प्रोस्टेट कैंसर का अपने लाइफ के ऊपर, रेगुलर लाइफ के ऊपर ज्यादा कुछ परिणाम होता नहीं है। यह भी गलत है। दो, इट इज बाय एंड लार्ज इट इज स्लो ग्रोइंग प्रोस्टेट कैंसर, इट इज स्लो ग्रोइंग प्रोसेस। More than 50% of the patients who live longer with the protracted उनको इलनेस रहता है, एंड दे हैव मेटास्टेटिक डिसीज, एंड मेटास्टेटिक डिसीज हैज लॉट ऑफ डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स, और पेशेंट्स काफी सफर होते हैं। तो इट इज नॉट ट्रू दैट प्रोस्टेट कैंसर का जो पेशेंट है वो वैसे उसमें कुछ खास तकलीफ नहीं होती है और वो कंफर्टेबल रहते हैं। दे डाई विथ प्रोस्टेट कैंसर रादर देन बिकॉज ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। जैसे मैंने अभी थोड़े टाइम पहले बताया कि रोबोटिक और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर लोकलाइज्ड ब्रेस्ट कैंसर, वैसा नहीं है। इन एक्सपीरियंस्ड हैंड्स और आर ऑलमोस्ट इक्वल, एंड अप्लाइंग स्ट्रिक्ट एंड प्रॉपर प्रिंसिपल्स ऑफ कैंसर की सर्जरी करते हुए, जो टाइप की सर्जरी की होगी, भले वो ओपन सर्जरी होगी, लेप्रोस्कोपिक होगी, रोबोटिक होगी, तो ये सभी सर्जरी में अच्छे रिजल्ट्स होते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि अपने को रोबोटिक ही करना चाहिए और उसमें ही खाली बहुत कुछ अच्छे रिजल्ट आते हैं। अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसा लगता है कि ये तो हम वुमेन जो है, औरतें हैं, उनको ये लेक्चर की जरूरत है क्या, उनको ये समझने की जरूरत है क्या? वुमेन डू नॉट सफर फ्रॉम प्रोस्टेट कैंसर, बट इट इज पार्टली ट्रू। हाँ, दे डू नॉट हैव प्रोस्टेट कैंसर, बट समवन क्लोज टू द वुमन, उनके जो उनके फादर है, उनके हस्बैंड है, उनका ब्रदर है, उनका लड़का है, दे कैन गेट प्रोस्टेट कैंसर। एंड दे आर द pillars of the family, and they are the one, they will make them go for the required test, and they will make them go to the urologist and get done appropriate test and appropriate further treatment. So in that sense, women are equally responsible and they should know about prostate cancer. And at the end of the day, getting it diagnosed early, which is important, because in life only quantity of years is not important, but quality of life is important. And not only that, in advanced disease also, lot of various medicines are available. Why those medicines? Because it gives you a quality of death. Matlab, death also has some kind of a quality. How you have death, it should not be extremely bad devastating death, it should be comfortable death. And for that, one should continue with the treatment, and we should remember the quality and not the longevity of one's life is which is important, and not only the longevity. So this was the thing to make your बंद आंख को हम लोग ने ओपन करने का मैंने प्रयास किया है, सो दैट यू डोंट मिस द बोट ऑफ कंप्लीट क्योर एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। थैंक यू। अभी कुछ आपके क्वेश्चंस रहेंगे तो जरूर मैं आपके आंसर्स देने के लिए तैयार हूँ, एंड कुछ रहेगा तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू सो मच सर। बहुत सरलता से आपने बहुत जटिल जो एक टॉपिक है उसको एक्सप्लेन किया, और मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को एक चीज़ समझ में आई होगी। कुछ कुछ क्वेश्चन है सर, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, तो इफ़ यू कैन हेल्प अस गेट दी आंसर्स। पहला श्योर श्योर। एक, आई डोंट नो ये मिथ है कि रियलिटी है, आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे। पहला सवाल ये है कि अक्सर ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि मेल्स जो है वो खड़े होकर यूरिनेट करते हैं। क्या ये वजह हो सकती है कि मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर्स होते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वैसे तो कुछ भी नहीं है। फीमेल्स का जो, सी मेल्स हैव यूरेथ्रा, there is an instrument which you can hold in hand, and that is how you can stand up and pass urine. For the female there is nothing like a penis, so they have to sit down and pass urine, but it has nothing, no relationship with development of cancer. ओके, थैंक यू सर। दूसरा सवाल है कि क्या इंटरनल रेडिएशन जो है वो हार्मफुल हो सकता है एक प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट्स के लिए? अगर किसी का रिकरेंस हुआ है कीमोथेरेपी के बावजूद, टारगेटेड थेरेपी लाइक ओलापेरिब या रेडिएशन के बावजूद, तो क्या कोई और ऑप्शन है उनके लिए? क्या लेप्टोमेनेंजियल डिसीज ड्यू टू एडवांस प्रोस्टेट कैंसर एवर बी ट्रीटेड? टू अ ग्रेट एक्सटेंट इट कैन बी। ल्यूटेशन थेरेपी आई है, हम्म। जिसमें आफ्टर ओलापैरिब एंड आफ्टर दिस टारगेटेड थेरेपी के वेरियस ड्रग्स के बाद भी जो कुछ है आगे, उसकी ट्रीटमेंट इज अवेलेबल, ल्यूटेशन ट्रीटमेंट। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। एक और सवाल है आपके लिए कि आर यंगर मेल्स ऑल्सो गेटिंग मोर प्रोस्टेट कैंसर, स्पेशली इन इंडिया वेयर मोर एंड मोर यंग पेशेंट्स आर गेटिंग कैंसर? That is very true for every cancer. Every type of cancer, you are going to see more and more numbers. That is because of our lifestyle, the changes in the lifestyle, it is happening. And उसके और तो मतलब lot and lots of things are available how to live your correct life and proper way of living life, because it is all because of uh, the carcinogens and overall अपना जो लाइफस्टाइल डिसीज है, लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से ये बढ़ रहा है। जी, थैंक यू सर। रोशी जी ने अपने पिताजी को खो दिया था प्रोस्टेट कैंसर की वजह से, जो कि एक बहुत दुखद न्यूज़ है। एंड इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम महसूस नहीं कर पाते हैं कि जो चीज़ें हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कितना भयावह हो सकता है, कितना हमारे करीब हो सकता है। तो इसके लिए अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर शेयरिंग रोशी जी। एंड हमारी
एम्पैथीज आपके साथ हैं। एंड और अगर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। एंड डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए कि अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं सवाल, एंड हम डॉक्टर साहब से उसका जो भी जवाब है वो लेकर आपको पहुंचाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आपको डॉक्टर साहब से कनेक्ट करना है किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से, तो भी आप बताइए। थैंक यू सो मच सर। एंड नाउ आई वुड वांट टू इनवाइट उर्वशी जी, जो कि हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ी हुई हैं। किती हात इनफैक्ट करायची हे तर हे लाव. इनफैक्ट सी इज़ वन ऑफ आवर मेंटोर्स, जो हमें काफ़ी सारा गाइडेंस देती हैं कि ये स्पेस को हम कैसे आगे बढ़ाएं। और उर्वशी जी खुद भी एक पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, नीति आयोग में डायरेक्टर रह चुकी हैं और Oh, काफ़ी सारा काम great, करती great. हैं। जी, उर्वशी जी, थैंक यू सो मच सर। जी, Thank you, thank you. थैंक यू विवेक जी। एंड बहुत ही अच्छा आज सेशन रहा। सो ग्रेटफुल to Dr. Saab because he really explained a complex topic very well. And as I wrote that, this is a very devastating, बहुत ही खराब बीमारी हो सकती है अगर आप इसको निग्लेक्ट करें। लेकिन अगर आप इसको जल्दी पकड़ पाएं, जल्दी इलाज कर पाएं, तो बहुत आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो निग्लेक्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अलार्म भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका, जैसे बताया डॉक्टर साहब ने, कि हर बार पीएसए अगर कभी हाई है तो इट डजंट मीन कि कैंसर ही है, लेकिन वो किसी ना किसी, आप एक्सपर्ट से उसकी फर्दर जांच जरूर कराएं और उसको निग्लेक्ट ना करें। तो आई थिंक ये बात, और जो यंगर लोगों की बात डॉक्टर साहब ने बोली, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसीलिए मैंने ये सवाल भी पूछा, क्योंकि जितना भी अब हम देख रहे हैं कि कैंसर, जो शायद वेस्टर्न देश हैं और हमारे देश में भी पहले सिर्फ माना जाता था कि भाई ये ओल्ड एज, बुढ़ापे की बीमारी है, वो पूरी तरह से चेंज हो रहा है। वेदर हमारा लाइफस्टाइल है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, बहुत से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अब ये प्रोफाइल बहुत चेंज हो रही है। और अब आज तो तो हर एक कैंसर में दिखाई दे रहा है, जी हर जी टाइप के जी कैंसर में दिखाई दे रहा है. जी जी। एंड आज इंडिपेंडेंस डे है। हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड की बहुत बात करते हैं कि हमारे यंग लोग कितने ज़रूरी है हमारे लिए। तो वो तभी हो पाएगा फुलफिल अगर हम हेल्थ का ध्यान रखें। सबसे पहले तो हेल्थ ही आती है, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला। और जब तक बीमार नहीं पड़ते तब तक हम यूजुअली इग्नोर करते हैं। लेकिन ये बहुत गलत एटीट्यूड है, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे और कोई कंट्रीब्यूशन आप नहीं कर सकते, ना अपने लिए, ना सोसाइटी के लिए, ना इकोनॉमी के लिए। तो आई थिंक आज हमने ये सेशन किया बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि डॉक्टर साहब ने अपना टाइम निकाला। एंड आई एम श्योर हमारे और सवाल होंगे, तो वो हम ज़रूर डॉक्टर साहब से आगे जाके भी पूछते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू विवेक जी, एज ऑलवेज, फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू रोशी जी। और आज क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंस डे है और हमारे दो पेशेंट्स जो हैं वो कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अगर आपके पास समय है तो बिल्कुल रुकिए एंड प्लीज़ उनका गाना सुनिए और उनका हौसला हाँ, बढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल। जी, बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू सर। सो अंडिला जी, पहले आपको मैं अनम्यूट करने के लिए ये करता हूँ। Thank you, sir. जी, Thank you. Happy 79th Independence Day to everyone. Uh, मैं कुछ बंगाली में गाना गा सकती हूँ? बिल्कुल गा सकते हैं, बिल्कुल। जरूर. बिल्कुल बिल्कुल। ধনো ধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশ এক, সকল দেশের সেরা। ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, সকল দেশের রানী সে দেশ, আমার
আমার জন্মভূমি। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच ओनरिला जी। अगर आपके पास एक वेरी नाइस, बहुत अच्छा। आप थोड़ा सा हमें इस गाने का कंटेक्स्ट बताएं सो दैट हम इससे हम्म ज़्यादा रिलेट कर सकें कि क्या कहना चाह रहे थे या कवि क्या कहना चाह रहा था। कवि एक्चुअली ये एक्चुअली पैट्रियोटिकल सॉन्ग है, देश के बारे में। जिस देश में हम लोग जन्म लिया है उसी देश के लिए हम मरना भी चाहेंगे, कहीं पे भी चले जाए हम दुनिया में, पर जिंदगी के आखिरी टाइम में अपना देश हम वापस आना चाहते हैं और वहीं वहीं पे हम मतलब जिंदगी के आखिरी दिन गुजारना चाहते हैं, ऐसा। अमेजिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाउ कैन वी हैव मीनू जी, मीनू विश्वकर्मा जी। मीनू जी यस। जी जी। ये मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, ने प्राण गाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी। नो प्रॉब्लम। मेरे ख्याल से मीनू जी जो है वो शायद ड्रॉप हो गई हैं, उनका नेटवर्क शायद स्टेबल नहीं है। एनीवन एल्स वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग, प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। सर नेटवर्क इशू हो गया, मैं फिर से जी प्लीज प्लीज प्लीज। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भरो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो पानी, तुम भूल न जाओ उनको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या अगर वाइफ को कैंसर है तो हस्बैंड को भी प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है? सर अगर आप अवेलेबल हैं, इफ यू कैन टेक दिस क्वेश्चन, डॉक्टर श्रीकांत। श्रीकांत सर। I am here, जी जी। and there is no reason for that because, as I said, कि it is a hormone dependent cancer. So basically, वाइफ को हुआ इसलिए हस्बैंड को होने की कोई भी संभावना नहीं है, और वो सेक्सुअल कांटेक्ट से भी होने की बिल्कुल संभावना नहीं है। और हस्बैंड को रहेगा तो वाइफ को कोई भी जात का कोई भी टाइप का कैंसर होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। जी थैंक यू सर। नहीं। योगिता जी का सवाल है जो कि सीएमएल से रिलेटेड है, तो हम उस पर आपसे पर्सनली बात करेंगे योगिता जी। एंड अगर और कोई किसी का सवाल नहीं है या किसी का और कोई किसी और को कुछ और नहीं कहना है, तो वी कैन स्टॉप फॉर द डे, वी कैन वाइंड अप द सेशन फॉर द डे। वी आर सो ग्रेटफुल टू यू डॉक्टर साहब अपना कीमती समय देने के लिए, और हमें बहुत अच्छा लगा। और Yeah, it was pleasure being with you all. Thank you. जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। Thank you. एंड उर्वशी जी एंड एवरीबडी, मीनू जी, सारिका जी, ऑन्डिला जी, एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।